गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने इस वीडियो में असुर जनजाति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। असुर शब्द सुनते ही हमारे सामने शायद रावण, महिषासुर या ऐसे किसी विभत्स व्यक्ति का चेहरा दिखता है जो बड़ा ही असभ्य हो और बड़ा ही खतरनाक जैसा हो, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे जाने से पहले हम लोग कुछ ऐसे सवालों को तो उसका विश्लेषण कर ले। आखिर असुर है कौन और ये कहाँ से आए थे? असुर दानव तो नहीं होते हैं, कहीं हम लोग भी असुर तो नहीं। असुरों ने कहीं सिंधु सभ्यता को नहीं बनाया था ना। असुरों का महिषासुर या रावण से क्या संबंध है? असुरों का राजा रावण कहीं झारखंड में ही तो नहीं रहता था। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सवाल मैंने यहाँ क्यों डाले हैं। इनफैक्ट मैं आगे अपने इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ एक कई विद्वानों के मतों के आधार पर तैयार किया गया है और हम कई विद्वानों ने ऐसे कई सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास किया है अपने थ्योरीज़ में। तो हम उन थ्योरीज़ के आधार पर आज इन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। 2014 में जेएनयू में एक प्रकरण हुआ था जिसमें कुछ लोगों ने देवी दुर्गा का अपमान किया था और ये बड़ा ही दुखद प्रकरण था क्योंकि हमें कोई भी संस्कृति, कोई भी सभ्यता हो, किसी भी स्त्री का अपमान करना नहीं सिखाती। हमारा यह वीडियो भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है, ना कि उसे तोड़ने का। इतिहास हमेशा कंस्ट्रक्टिव होता है और हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय या किसी भी तरह से किसी के विचार को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि लोगों को जोड़ने का है और इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का है। तो दोस्तों, एक्चुअली झारखंड में आज भी असुर की ऐसी प्रजाति है जिनमें कुछ लोग, ध्यान रखें, कुछ लोग महिषासुर को अपने पूर्वज मानते हैं और ये उसकी मृत्यु पर शोक मनाते हैं। 9 दिनों का उनका मौन रहता है। ध्यान रहे कि महिषासुर, हिंदू धर्म में जिस महिषासुर का वर्णन किया गया है वो उसका किसी प्रजाति, जनजाति से कोई ताल्लुक ना माना जाए, बल्कि महिषासुर हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान उस बुराई का प्रतीक है जिसे कि देवी दुर्गा ने समाप्त किया था। हालांकि मैं इसके राजनीतिक विश्लेषण पे तो नहीं जाऊंगा, इसके ऐतिहासिक विश्लेषण को हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहले असुरों का एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे दूं कि असुर मुख्यतः झारखंड में निवास करते हैं। ये बिहार और बंगाल में भी बहुत ही माइनर जनसंख्या में पाए जाते हैं। असुर, इनकी जो संख्या है एक्चुअली गुमला, लोहरदग्गा, लातेहार और नेतरहाट में आपको ज़्यादा संख्या में मिलेंगे। असुर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स का मतलब होता है ये ऑस्ट्रेलिया से मिलती जुलती जनजाति है। ये भारत की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। बोली आसुरी होती है इनकी, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है। असुरों की 3 उपजातियां हैं, वीर असुर, बिरजिया असुर, अगारिया असुर। वीर असुर, जब आर्यों के आगमन या दूसरी जनजातियों का आगमन भारत में हुआ तो ऐसा प्रतीत होता है कि वीर असुर ने ही उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट लिया और उनसे लड़ाइयाँ की, इसलिए इनको वीर असुर कहा जाता है। बिरजिया असुर जो कि पहले तो फूड गैदरर थे, बाद में ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन की ओर आ गए। इन्हें आज झारखंड में अलग जनजाति के रूप में देखा जाता है। अगारिया असुर ये लौह प्रसंस्करण का काम पहले भी किया करते थे और लौह प्रसंस्करण में इनको महारत हासिल है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि असुरों को लौह प्रसंस्करण का काम आता था। उसके बाद इनके गोत्र गोत्रों में भी बटे हुए हैं। इनका समाज पितृ सत्तात्मक होता है। लेकिन हमारा यह वीडियो मुख्य रूप से इनके उत्पत्ति, इनके आगमन से जुड़ा हुआ है और इसका ही विश्लेषण हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक जानना बहुत जरूरी है कि वैदिक साहित्यों में असुर शब्द का प्रयोग बहुत आयत हुआ है और वैदिक साहित्य में कई जगहों में या हम अपने पुराणों में भी इसका वर्णन कई बार सुनते हैं। सुर असुर के बीच में लड़ाइयाँ के बारे में कई बार सुनते हैं। परंतु आप आश्चर्य करेंगे कि जब मैं आपको ये बताऊँ कि वैदिक पुस्तकों में असुरों को भगवान के समतुल्य माना गया था। एक्चुअली अगर हम पूर्व वैदिक काल के पुस्तकों का अध्ययन करें और उत्तर वैदिक काल के पुस्तकों का अध्ययन करें तो हम पूर्व वैदिक काल के पुस्तकों में असुरों को ईश्वर के समतुल्य माना गया और उत्तर वैदिक काल में ये बुराई के प्रतीक बन गए। ये बड़ा ही कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्ट आपके सामने मैं यहाँ रख रहा हूँ कि पहले तो ईश्वर के समतुल्य थे, बाद में बुराई के प्रतीक बन गए। इनफैक्ट ऋग्वैदिक काल में भी, ऋग्वैदिक या सामवेद में भी हम देखें तो आपको पता चलेगा कि इंद्र, अरुण, वरुण, मत्स्य, मरुत, ऐसे कई ईश्वर है, अग्नि, जिनको असुर ही कहा गया है, उन्हें असुर कहा गया है। लेकिन बाद में इनका इंपॉर्टेंस कम होता चला गया और दूसरे देवी देवताओं का वर्णन फिर हमें मिलता है। तो असुर एक्चुअली ऐसा प्रतीत होता है कि एक बहुत ही शक्तिशाली प्रजाति थी। असुर जो भारत में थे ये बहुत ही शक्तिशाली प्रजाति थे और इनके देवता वरुण हुआ करते थे। कुछ विद्वानों का मत है कि वरुण उनके प्रमुख देवता थे। हालांकि असुरों में इंद्र, अग्नि और वरुण, वायु सबका वर्णन है, बट वरुण को उनका देवता माना जाता है। कुछ विद्वानों के आधार पर आर्यों और असुरों के बीच में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में असुरों का पराजय हुआ और असुरों ने अपनी सारी शक्तियां खो दी। ठीक है, अब इसका आगे हम लोग विश्लेषण करेंगे। जब हम इन बातों का अगर विश्लेषण करते हैं तो हमारे सामने एक और थ्योरी सामने आती है जो कि असीरियन प्रभुत्व, असीरियन सुप्रीमेसी के बारे में जानना जरूरी समझ में आता है। असीरियन प्रभुत्व क्या है?
एक्चुअली मध्य एशिया के क्षेत्रों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी आप यहाँ देख रहे हैं, और ये मध्य एशिया का क्षेत्र, जिससे जहाँ से पता चलता है या प्रतीत होता है कि भारत में आने वाली अधिकांशतः प्रजातियाँ इसी क्षेत्र से भारत को आगमन हुई है। ठीक है, तो मध्य एशिया का जब हम क्षेत्र देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ जहाँ मेसोपोटामियन सभ्यता का विकास हुआ था, यहाँ एक क्षेत्र है असीरिया। इस असीरिया का राजधानी है अशुर, जो शायद यहाँ पर रहने वाले लोगों को के नाम से अशुर, इंडो ईरानियन लैंग्वेज में से अहुर कहते हैं, अहुर। तो यहाँ पे एक, जैसे कि हम अभी अशुर के नाम से बता रहे हैं, तो यहाँ एक क्षेत्र है अशुर, ये असीरिया का कैपिटल था। और यही लोग बाद में शायद 2500 ईसा पूर्व के आसपास या उससे पहले इस क्षेत्र से पर्सियन गल्फ होते हुए, चूँकि इनको यहाँ मैंने बताया कि वरुण यानी जल के देवता को इनको प्रमुख माना जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जल मार्ग पे इनका एक आधिपत्य था, जल मार्ग का इनको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी था, और ये पर्सियन गल्फ के माध्यम से होते हुए, इस क्षेत्र से होते हुए ये भारत को आए। ठीक है, यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ एक और मिलेगा कि इसी सब, यहाँ आप देख रहे हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता है, असीरिया सभ्यता, यहाँ पे इजिप्ट और बेबीलोनियन सभ्यता है। तो बाद में इसी क्षेत्र के आसपास से, चाहे स्टेपिस के पर्वत के आसपास से, आपको आर्यों का भी आगमन कई फेज़ों में हुआ है, जो कि भारत आया है। तो यहाँ चूँकि हमने पहले भी बताया कि वरुण इनके देवता है और समुद्री जल मार्गों पर इनका आधिपत्य था या इनको विशेष जानकारी थी, तो यहाँ से इनके लिए आना बहुत ही आसान था। एक थ्योरी एक कहती है। उसके बाद अब इसी आधार पे ये भी माना जा सकता है या ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये लोग यहाँ से इस जलमार्ग के माध्यम से भारत आए, ठीक है, और ये सबसे पहले सिंधु घाटी के क्षेत्रों में, चूँकि यहाँ पे उस समय का जो परिस्थिति था रहने के लिए बहुत ही आसान था, क्योंकि यहाँ नदियों का संगम उन्हें मिल रहा था, 5 नदियाँ थी, जलों का पूरा उपलब्धता था। और उस समय शायद ये लोग फूड गैदरर ही थे, पाषाण काल की बात हो रही है, ये फूड गैदरर ही होंगे उस समय। लेकिन जब यहाँ पे आए, इस्टेब्लिश हुए, और धीरे धीरे इन लोगों ने, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भी किया। इसके पीछे एक और थ्योरी है कि जब आर्यों का आगमन भी भारत में आया था, चूँकि आर्य एक फेज़ में भारत नहीं आया है, आर्य कई फेज़ों में भारत आया है। कहने का अर्थ है जो मध्य एशिया के क्षेत्रों से कई जनजातियाँ भारत आई है, एक जनजाति नहीं आई है। ठीक है, तो जो पहले फेज़ में भारत आए वो फूड गैदरर थे। ऐसा माना जाता है कि सेकेंड फेज़ में जो भारत की ओर आए, या उनका संगम यहाँ पे असुरों के साथ हुआ, और उन दोनों के कॉन्फ्लुएंस से, असुरों के कॉन्फ्लुएंस से, उन दोनों के कॉन्फ्लुएंस से, और शायद यहाँ पे अगर कोई पहले कुछ जनजातियाँ जो रह रही हो, इन सबके कॉन्फ्लुएंस से एक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब विकास हुआ, तो ये तो सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक है, आपको भी पता होगा। इसके पीछे कई साक्ष्य हैं। सबसे पहले मोहेंजो-दड़ो में जो स्केलेटन मिले हैं, जो साक्ष्य मिलते हैं, वो स्केलेटन प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड्स स्केलेटन से मैच करते हैं, यानी कि झारखंड के जो असुर है उनके स्केलेटन से मैच करते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपको। दूसरा जो साक्ष्य है वो है स्केलेटन, तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है आपको मेगालिथ्स स्ट्रक्चर, यानी कि कुछ विद्वानों ने रांची के आसपास के क्षेत्रों में जब अध्ययन किया तो वहाँ जो मेगालिथ्स स्ट्रक्चर पाए गए, खूंटी के क्षेत्रों में, खूंटी के मेगालिथ स्ट्रक्चर जो है, मेगालिथ स्ट्रक्चर पाएंगे, वो सिंधु घाटी सभ्यता के मेगालिथ स्ट्रक्चर से बहुत हद तक मैच करते हैं। हालांकि साउथ इंडिया में भी मेगालिथ स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं। मेगालिथ होता क्या है? मेगालिथ कहने का अर्थ है एक चट्टानों का या पत्थर का बहुत विशाल आकार होता है, और जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती थी और उसके शव को जब दफनाया जाता था तो उसके ऊपर इस तरह के पत्थर के बड़े बड़े चट्टान से उसके ऊपर रखे जाते थे। साथ में उनके जो कब्र थे उनमें उनसे जुड़े हुए वस्तुओं को, जैसे बर्तन, औजार, गहने, ऐसे चीज़ों को भी डाला जाता था। तो खूंटी में जो कब्रगाह मिला या जो कब्रगाह आपको सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, जिसके साक्ष्य मिल पाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों मैच करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो कब्रगाहों का जब विश्लेषण किया गया तो पाया जाता है कि इनका जो सभ्यता है, पाषाण काल से मूव करते हुए नवपाषाण काल, उसके बाद ताम्र युग या ब्रोंज युग में, उसके बाद लौह युग में, इस सभी युगों में इस जनजाति का विकास समय समय के साथ होता रहा। तो ये बड़ा ही, कुछ विद्वानों ने इसे बड़ा ही रिमार्केबल फैक्टर बताया है कि कोई जनजाति जो इतिहास के शुरू से, पाषाण काल से धीरे धीरे हर संस्कृति में रहा, और इनका विकास भी हुआ। जब ये पाषाण काल के बाद ताम्रयुगीन काल में आए तो इन्होंने ऐसे औजार या ऐसे हथियार बनाए। उसके बाद लौह युगीन काल में आए, आयरन का प्रसंस्करण किया। उसके बाद फिर
लेकिन यहाँ देखने की बात है कि जब आर्यों का दूसरे संस्कृति का आगमन हुआ तो इनका विनाश भी होने लगा, यानी कि पराजय होने के कारण ये फिर से डिग्रेड हो गए और बैक टू अपने पुराने संस्कृति में या पाषाणिक संस्कृति में फिरे चले जाते हैं। ये बड़ा ही रिमार्केबल फैक्टर है। अगर आज के असुर और वो जो पूरा हम जिससे असुर की बात कर रहे हैं, अगर वो दोनों एक ही जनजाति से है तो, हालांकि ऐसा भी प्रतीत होता है, एक थ्योरी ये भी कहती है कि असुर शब्द जो है सो ट्रांसफर होता रहा है। कहने का अर्थ है कि जिस असुर शब्द को हम यहाँ पे एक जनजाति को लेकर के देख रहे हैं या जिसका अध्ययन हम अपने इतिहास में कर रहे हैं, शायद धीरे धीरे असुर शब्द एक ऐसा मतलब समतुल्य हो गया या एक ऐसे वर्ग के लिए उपयोग किया जाने लगा जो कि अनसिविलाइज्ड था। तो आज हम जिस असुर को देख रहे हैं झारखंड के क्षेत्रों में, ऐसा प्रतीत होता है कि ये उनसे भिन्न भी हो सकते हैं और ये अनसिविलाइज्ड लोगों को असुर शब्द से ही कहा जाने लगा या उनको माना जाने लगा। तो इसके पहले कुछ और थ्योरीज आपको मैं बता दूं जो यहाँ जानना जरूरी है। एक थ्योरी है, संकालिया एक विद्वान है जिनका मानना है कि छोटा नागपुर का क्षेत्र ही लंका था। छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है उसे ही वो लंका मानते हैं और रावण को इसी के आसपास मानते हैं। उन्होंने ऐसे कई तथ्य दिए हैं जिसके आधार पर उन्होंने यह प्रूफ करने का प्रयास किया है कि लगभग 1500 से या उसके बाद के क्षेत्र समय में ही रामायण की घटना हुई होगी और जब इस क्षेत्र में रावण जैसा कोई शक्तिशाली शासक जो असुरों का शासक हुआ करता होगा वहाँ पर रहता था और बनारस जैसे वन जोरारस या वनवासी लोग थे या ऐसा कोई जनजाति यहाँ पे रहता था जिनसे इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और जिसमें असुरों को या रावण को पराजय मिला है। हालांकि इसके कई आलोचना भी हुई है और ऐसे कई साक्ष्यों को एक्सेप्ट करना बड़ा ही मुश्किल है, फिर भी हम इसे पूर्ण रूप से नकार भी नहीं सकते हैं। तो इसके बाद कुछ और विश्लेषण हमारे पास जो आधुनिक विचारक जो रहे हैं या आधुनिक जो थ्योरी प्रोवाइड किए हैं इतिहास का, उनके विश्लेषणों को भी थोड़ा हम देख लें। तो अगर हम आधुनिक विचारकों के आधुनिक विद्वानों के विचार को देखें तो हम पाते हैं कि असुर सबसे पहले तो क्लियर कट है कि असुर मुंडा या कोलारियन जनजाति या दूसरे जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड्स जनजातियाँ हैं जो झारखंड या दूसरे क्षेत्रों में मिलते हैं उनसे थोड़ा भिन्न है या उनसे थोड़ा पुराने हैं। दूसरा कि यहाँ भी एक बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि असुरों का मुंडाओं से भी युद्ध हुआ है और मुंडाओं से परास्त हुए हैं। यानी कि असुर एक जनजाति जो झारखंड में रह रही है और दूसरा जनजाति मुंडा या कुलारियन जनजाति जिसे कहते हैं, ये चूँकि पहले वीडियो में भी हमने बताया था इनके बारे में, ये जब झारखंड आए तो इनसे इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इन्होंने इसे हराया। तो ये जो कुलारियन मुंडाओं के बारे में बताया था मैंने कि जैसे कि मेडिटेरेनियन या मध्य एशिया के क्षेत्रों से आने वाले लोग थे और हमने बताया भी था कि जब ये मध्य एशिया के क्षेत्र से भारत आए सबसे पहले तो इनका कॉन्फ्लुएंस सिंधु घाटी सभ्यता में असुर के लोगों से हुआ। उसके बाद सेकंड फेज में जब लोग दूसरे आर्य भारत आए तो अब यहाँ पे पहले जो लोग रह रहे थे शायद इनसे इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ पहले वाले आर्यन और असुर दोनों के साथ। तो जो ये दोनों जो लोग थे जो बाद में साउथ इंडिया की ओर चले आए और शायद ये द्रविड़ के रूप में यहाँ जाने जाते हैं, इन्हीं का एक ब्रांच जो मुंडा ब्रांच या जिसे कोलारियन ब्रांच कहते हैं, यहाँ अगर असुरों से इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो यहाँ एक और विचार कुछ विद्वानों का है, ऐसा प्रतीत होता है कि असुरों का दो ब्रांच था, एक जो झारखंड में हमें दिख रहा है, एक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में जो दिख रहा है। ये दो ब्रांच थे और दोनों विकसित थे क्योंकि रांची में हमें आज भी ऐसे कई दुर्गों का वर्णन दुर्ग मिलते हैं, उनके साक्ष्य मिलते हैं जो कि बहुत विकसित थे और कई ऐसे शासकों का भी वर्णन मिलता है जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे। तो दोनों ही क्षेत्र कहीं ना कहीं विकसित थे, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता ज़्यादा विकसित प्रतीत होता है। तो इसका कारण अनेक भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आर्यों का कॉन्फ्लुएंस उनसे हुआ है और कई कल्चरल रीजन भी हो सकते हैं। तो लेकिन दोनों विकसित थे और ये दो ब्रांच प्रतीत होते हैं, ठीक है, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाला असुरों का प्रतीत होता है कि यहाँ से विलुप्त हो गए या सारे मूव कर गए और जो झारखंड की जो प्रजाति थी ये वहाँ पे रह गए, जो जिनका मुंडाओं से जब युद्ध हुआ तो मुंडाओं से परास्त हुआ और छोटा नागपुर क्षेत्र पे फाइनली मुंडाओं का आधिपत्य हो गया, ठीक है। हालांकि मैंने पहले ही बताया सब असुरों के ही आर्यों से युद्ध हुआ है, सभी असुर शब्द का उपयोग किया गया है। एक और थ्योरी बताती है जिसमें कि निषाद, रामायण में जिस निषाद का भी वर्णन आपने सुना होगा, तो ये जो निषाद है शायद ही असुर जनजाति से बिलोंग करते थे, इनको लिकोडर्म प्रजाति के माने जाते हैं और जो पूर्व में आए हुए आर्य थे जिनसे पहले इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पहले पूर्व में जो आर्य आए हैं और हमने बताया जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में इनका एक कॉन्फ्लुएंस हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ, तो इसलिए शायद जो पहले वाले आर्य थे उनका निषादों के साथ अच्छा दोस्ती था। इस कारण से उत्तर भारत में जो जनसंख्या हम पाते हैं, आपको बता दूं कि उत्तर भारत में जनसंख्या का अगर विश्लेषण किया जाए तो अधिकांश जनसंख्या ऑस्ट्रोलाइड या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के प्रजाति से मिलते जुलते हैं। एक्चुअली यहाँ की जो जनसंख्या है मुख्य रूप से पहले आने वाले आर्यों के आगमन और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी कि जो असुर थे इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस से तैयार हुई जनसंख्या दिखती है। तो इसका इसलिए आपको निषाद और पहले वाले जो आर्य पहले फेज में जो भारत आए इन दोनों में एक अच्छा
रिश्ता या दोस्ती दिखता है, इसलिए शायद ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों ने मिलकर ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया होगा। अब यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ लौह प्रसंस्करण के विषय में, कि सिंधु घाटी के जो असुर जनजाति के जो लोग थे, ये लौह प्रसंस्करण के कार्य में, मेटलर्जी के कार्य में, आयरन स्मेल्टिंग के कार्य में महारत इनको हासिल था। और मगध काल में भी इन्होंने ऐसे अनेक हथियारों का निर्माण किया जिसका उपयोग मगध काल के शासकों ने किया, और मगध का आधिपत्य पूरे उत्तर भारत के क्षेत्रों में हुआ। इसमें भी कहीं ना कहीं असुरों का योगदान था। असुरों के पास ऐसी तकनीक भी थी जिससे लोहे में जंग ना लगे, ऐसे कुछ विद्वानों का मत है। अशोक काल में भी ऐसे तकनीक का प्रयोग हुआ है, ऐसे अनेक लौह स्तंभ बनाए गए जिसमें जंग नहीं लगे। तो शायद ये असुरों की ही देन थी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को। धर्म के अगर विश्लेषण करते हैं असुरों का, तो हम पाते हैं कि असुर प्रकृति और पूर्वज को पूजते थे, और असुर सिंह बोंगा को प्रमुख देवता मानते हैं। हालांकि मुंडा भी सिंह बोंगा को प्रमुख देवता मानते हैं। ये बड़ा ही कॉन्फ्लिक्टिंग है कि अगर असुर सिंह बोंगा को मानते हैं और मुंडा भी मानते हैं, तो कहीं मुंडा ही तो नहीं थे। लेकिन इसके कई रीज़न भी हो सकते हैं, और आपको पता है जब किसी एक जनजाति का दूसरे जनजाति पर आधिपत्य हो जाता था तो उसके धर्म को स्वीकार उनको करना पड़ता था, तो शायद इसीलिए असुर भी सिंह बोंगा को स्वीकार कर लिए। कुछ पर्व और त्यौहार इनके जो है, सोहराई पर्व, सरहुल पर्व, फगुआ, कथडेली, सरही कुत्सी, नवाखानी, ऐसे कई पर्व भी इनके हैं जो बड़ा ही बाद में हिंदू धर्म से मिलते जुलते पर्व बनते चले गए हैं। इनके मुख्य पुजारी को बैगा कहते हैं, जो कि एक अलग तरह के जनजाति है। अब हम यहाँ पे एक कंक्लूजन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि असुर एक व्यापक शब्द है, और इसको अगर हम किसी एक छोटे से जनजाति को लेकर के विश्लेषण करें तो शायद ये बहुत बड़ी गलती होगी। असुर शब्द, असुरों ने कई सभ्यताओं के निर्माण में मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम विद्वानों के मत को माने तो हम स्पष्ट पाते हैं कि अगर देखिए, अगर ये इंडिया है और ये मध्य एशिया के क्षेत्र है, अगर यहाँ से ये लोग कई देशों का भ्रमण करते हुए भारत आए, ऐसा माना जाता है कुछ विद्वानों के अनुसार कि लगभग 35,000 साल पहले ये लोग यूरोप को छोड़ दिए, यूरोप के क्षेत्रों को छोड़ करके, मध्य एशिया के क्षेत्रों को छोड़ करके भारत की ओर आए, और इन लोगों ने कई जगहों पे अपने सभ्यता संस्कृति का निर्माण किया, दूसरे संस्कृति के साथ मिल करके। भारत के बाद भी यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया होते हुए, बर्मा होते हुए, ये फाइनली ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में जाकर के बसे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में इनसे मिलती जुलती प्रजाति आपको मिल जाती है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसलिए असुर शब्द का कई अर्थ भी निकलता है। असुर का एक अर्थ ये भी है जिसका अर्थ होता है कि असुर जो एक जगह नहीं रहने वाला, कई जगह मूव करने वाला। हालांकि इसके कई अर्थ है। एक अर्थ ये भी है जिसका अर्थ है कि ये पजेसर ऑफ लाइफ है, मतलब कि ये जिनमें जीवन का विकास हुआ उनको कहा जाता है असुर। बाद में इनका अर्थ जो बाद में दिखता है समथिंग बैड, जो कि अज और सुर, यानी कि जो बुरे लोग हैं उनसे जो उत्पन्न हुए हैं उसे असुर कहा गया है। तो ऐसे कई विश्लेषण है, लेकिन हम सभी साहित्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट पता चल जाता है कि असुर एक शक्तिशाली प्रजाति थी। बाद में जब आर्य भारत में आए, कई फेजों में भारत में आए, तो असुरों का आर्यों से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और चूंकि एक शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि असुर यज्ञ को नहीं मानते थे, इसे और जो उत्तर वैदिक काल के जो राजा थे वो यज्ञ को मानते थे, या शासक जो थे यज्ञ को स्वीकार करते थे। तो इनके जो दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, जिस कारण से बाद में असुरों को बुरा माना जाने लगा, और जो आर्य थे इन्होंने अपने आप को सुप्रमेसी, उच्चतम दिखलाया। इस कारण से दोनों में लड़ाइयाँ कई बार हुई, कई फेज में हुई, और फाइनली आर्यों का विजय हुआ और असुरों को पराजय हासिल हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि असुर एक सभ्य जनजाति थी, और उनका भारत के सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में भी बहुत योगदान रहा है। इसलिए चाहे जो भी हो, तो स्पष्ट है कि वो हमारी तरह ही है, और कोई दानव नहीं, बल्कि 100% वो भारत के ही हैं, हमारी तरह ही हैं। इन्हें किसी और तरह से देखा जाना बिल्कुल गलत है। धन्यवाद दोस्तों।